ली मंग की बात सुनकर चेन युआन ने हल्के से अपनी चश्मा ठीक किया और बोला, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है। उसका ये एटीट्यूड देखकर लूबिन और भी जल गया। उसने सोचा वो यूनिवर्सिटी में उसके साथ था, 2 साल तक उसे प्यार किया, लेकिन कभी जीत नहीं पाया और ये बदमाश उसे छीन ले गया। वो समझता था कि ली मंग डेटिंग नहीं कर रही क्योंकि वो अभी भी उसे याद करती है। यार, ये तो कुत्ते से भी बदतर है। इसी सोच में खोया था कि चेन युआन ने अचानक अपना हाथ उठाकर कहा, काउंसलर, यहां आओ, यहां। लिए शियाओ नाखुश होकर चलकर आई और बोली, थोड़ा रुको। फिर सीधे ली मंग के एक्स बॉयफ्रेंड की तरफ बढ़ी और सीरियस टोन में कहा, लूबिन, अब से यहां मत आना। मेरी बहन तुम्हें फिर कभी नहीं देखेगी। इतना कहकर लिए शियाओ सीधे चेन युआन की तरफ बढ़ी। चलो चेन युआन। लूबिन हैरानी में पड़ गया। अरे, तुम ली मंग के बॉयफ्रेंड नहीं हो, फिर ये क्या स्टाइल है? तुम्हारा लगाव उसकी बहन से कैसे हो गया? चेन युआन ने पीछे मुड़कर शरारती हंसते हुए जवाब दिया, गरीबों के बिजनेस में इतना मत पूछना। सुना नहीं कहते, अच्छा ट्रीटमेंट देने से तकरीबन बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। बाएं देहाती। चेन युआन और लिए शियाओ के कार में जाते देख लूबिन अभी भी अपनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये क्या, सच में? वो गुस्से में चिल्लाया, पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा जो दूसरों से न हो सके। सबसे बड़ा गेम तो होता है एक सम्राट और 2 रानियां, 2 बहनें एक पति की सेवा में। ये तो पागलपन है। पीछे मुड़कर चेन युआन के साथ खड़ा ली हाउ ने कहा, चेन युआन, क्या बकवास कर रहा है? 2 बहनें एक पति की सेवा कैसे? वह लड़का शर्मीली मुस्कान के साथ बोला, काउंसलर, मैं बस नहीं चाहता कि वो बेवकूफ तुम्हारी बहन को परेशान करे। तुम्हारी बहन की बहू का मूड खराब हुआ तो तुम्हारा भी मूड खराब नहीं होगा। ली मंग शर्माते हुए बोली, फालतू बात मत करो। मेरी बहू कौन है? मैंने तो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ भी अग्री नहीं किया, लेकिन तुम्हारे ऐसे डील करने के बाद शायद वो लूबिन अब ली मंग को परेशान करने की हिम्मत भी न करे। उसके बिना ली मंग जल्दी ही अंधकार से बाहर निकलेगी। चेन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, उस बोरिंग बात को अब छोड़ देते हैं। काउंसलर, पहले गोजिन चलते हैं शॉपिंग के लिए, फिर डिनर करेंगे और उसके बाद मूवी भी देखेंगे। याओ ने थोड़ा वरीड आवाज में कहा, गोजिन मत जाना, वहां बहुत महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। चेन युआन ने सुना और बोला, महंगा सस्ता क्या होता है, मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। ली मंग ने जल्दी से मना कर दिया, जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पैसा खर्च नहीं करना चाहती। वैसे भी तुमने पहले ही इतना महंगा बैग खरीदा है मेरे लिए। उसका मना करते देख चेन युआन ने बहाना बनाया, असल में मेरी बहन का बर्थडे आ रहा है, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूं, तो इस बार गोजिन जाना इसलिए है ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको गिफ्ट चुनने में। लिया ने हैरानी से पूछा, सच में? चेन युआन ने मुस्कुराकर कहा, हां बिल्कुल। लड़की ने सुना और कहा, वैसे भी हमने साफ कर दिया है। ठीक है, अगर तब तुम मेरे लिए खरीदोगे तो मैं डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं करूंगी। चेन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं। हालांकि उसने ऐसा कहा, दिल में सोचते रहा, हम जब वहां पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें ऐसा तरीका दिखाऊंगा कि तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समय बीत गया और थोड़ी देर बाद चेन युआन और लिए शियाओ गोजिन की एक फैशन स्टोर में दिखाई दिए। ली मंग को एक मॉडल से दूसरे मॉडल देखते देख सेल्स वुमेन ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, अगर आपको पसंद आए तो आप उसे ट्राई भी कर सकती हैं। चेन युआन ने यह सुनकर तुरंत कहा, हां हां बिल्कुल, अगर पसंद आए तो ट्राई जरूर करो। ले शियाओ ने फॉर्मेलिटीज छोड़ दी और सेल्स वुमेन की तरफ मुड़क कर बोली, तो फिर ब्यूटी, कृपया मुझे साइज एस में यह पहनकर दिखाओ। सेल्स वुमेन के मन में आया, इतने बड़े बस्ट के साथ साइज एस बिल्कुल फिट नहीं होगा, सोच रही हूं साइज एम चलेगा या नहीं। कुछ देर बाद उसने एक ड्रेस लाकर कहा, कृपया इसे ट्राई करो, तथा लिए शियाओ को फिटिंग रूम की तरफ ले गई और याद दिलाया, यहां फिटिंग एरिया है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुलाना। ठीक उसी वक्त जब ली हाउ अंदर गया, चेन युआन का फोन बजा। उसने सरप्राइज में पूछा, काउंसलर क्या हुआ? ली हाउ घबराई, आवाज में बोली, चेन युआन, मेरे पीछे जिपर फंस गया है, सेल्स वुमेन बाहर नहीं है, क्या तुम उसे बुला सकते हो मदद के लिए? चेन युआन ने यह सुनते ही तुरंत खड़ा होकर कहा, सेल्स वुमेन को परेशान करने की जरूरत नहीं है, मुझे हैंडल करने दो, इंतजार करो। इतना कहकर वह अंदर गया और बोला, पीछे मुड़ो, मैं मदद करता हूं। लिए शियाओ ने यह देखकर पैनिक में आकर जल्दी से अपने हाथ अपने सीने पर रख लिए और कहा, तुम यहां मत आओ। लिए शियाओ की रिएक्शन देख चेन युआन ने बेबस होकर कहा,
अरे क्या सोच रही हो? मैं बस तुम्हारा जिपर बंद कर दूंगा और फिर चला जाऊंगा। ले शियाओ ने फिर अपनी पीठ मोड़ी। तो जल्दी करो। चेन युआन पास आया और ले शियाओ के पीछे से जिपर खींचने लगा। उसकी खुली हुई पीठ देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया। लगता है काउंसलर की पीठ वाकई में बहुत खूबसूरत है। वो जैसे ही वहां खड़ा कंफ्यूज था, ले शियाओ ने कहा, चेन युआन, जल्दी से जिपर बंद करो। चेन युआन जिपर खींचते हुए मौका लेकर लिए शियाओ की खुली पीठ को छुआ और बोला, मालूम है तुम जल्दी में हो, लेकिन जल्दी मत करो काउंसलर। कपड़ा टूट गया तो तुम्हें ही भरपाई करनी पड़ेगी। लड़की घबरा गई और बोली, चेन युआन, ऐसा मत करो, बाहर लोग हैं। चेन युआन ने नजदीक आकर धीरे से फुसफुसाया, तुमसे पूछना था, तुम्हें पसंद है कि मैं तुम्हें टीचर कहूं या काउंसलर? लिए शियाओ शर्माते हुए बोली, ना टीचर कहो ना काउंसलर, डेटिंग करते हुए बस नाम से ही बुलाओ। जैसे ही उसने ये कहा, चेन युआन ने उसका ब्रा अचानक खोल दिया, जिससे लिए शियाओ चौंक गई। चेन युआन, तुम। चेन युआन ने उसे कस कर गले लगाया और कहा, लिए शियाओ, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें नाम से बुलाया है। तुम्हें ये फीलिंग याद रखनी होगी, क्योंकि मैं भी इसे ध्यान से याद कर रहा हूं। दोनों ऐसे ही 5 मिनट तक रुके रहे, तब ले शियाओ की समझ आई। उसने उसे धक्का दिया और कहा, रुक जाओ, अगर तुम आगे बढ़े तो मैं। चेन युआन ने तब उसे छोड़ दिया। एक हाथ से अपनी आंखें ढक लीं और दूसरे हाथ से अपने छोटे भाई की पीठ थपथपाते हुए अपने आप से कहा, समझ गया, आग से खेलते रहना मेरे लिए नुकसानदेह होगा। अब दर्द हो रहा है, बहुत टेंशन और दर्द बर्दाश्त से बाहर है, और मैं यहां दर्द कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ली शियाओ ने पीठ मोड़ी और बोली, जल्दी से जिपर बंद करो और यहां से निकल जाओ। चेन युआन ने मुंह ढक कर धीरे खांसा, समझ गया। फिर उसने गंभीर होकर जिपर बंद करना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कहा, लिए जियाओ, तुम्हारे ब्रेस्ट्स इतने बड़े हैं कि मैं साइज एम का जीपर बंद नहीं कर पा रहा। लिए शियाओ ने कहा, तो मतलब अब तुम। ओह चेन युआन, बाहर निकलो। इतना कहकर उसने उसे धक्का दिया। चेन युआन बाहर निकल गया, अभी भी कंफ्यूज था कि यह क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद में ली मंग ने ड्रेस सेल्स वुमन को लौटा दिया। सेल्स वुमन ने पूछा, यंग लेडी, ये स्टाइल पसंद नहीं आया, दूसरा ट्राई करें? लिए शियाओ ने जवाब दिया, धन्यवाद, अब और ट्राई करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर दोनों मुड़कर चले गए। सेल्स वुमन सोचती रही, अगर ट्राई नहीं करना है तो मत करो, फिर ऐसा फेस क्यों बनाया? दुकान से बाहर निकलते हुए लिए शियाओ ने कहा, चेन युआन, अगर तुमने आगे भी ऐसा किया तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। चेन यून ने कड़वी मुस्कान देते हुए कहा, ठीक है, ठीक है। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा, पक्का रखता हूं। इस छोटे से इशारे ने सच में लिया का अफेक्शन लेवल 75 पॉइंट तक बढ़ा दिया। चेन यून मुस्कुराया और सोचने लगा, जैसा कि सोचा था, ऐसे शर्मनाक काम करके सच में अफेक्शन बढ़ती है। ये सीन कुछ सेल्स वुमन ने हैंडबैग की दुकान में देखा था, जहां चेन यून और मिनुई पहले गए थे। उनमें से एक बोली, अरे वो चेन साहब नहीं है, फिर से नई गर्लफ्रेंड ले आए हैं। क्या प्लेयर है ये तीसरी है अब तक। उसके पास वाली लड़की बोली, तुम्हें याद नहीं पहली वाली, मिस जू, ये तो चौथी है। वही लड़की बोली, और मिस जू अब किसी और के साथ है ना? वो और चेन साहब अब कपल नहीं रहे, वैसे भी काफी दिन हो गए हैं वो यहां नहीं आई। पास वाली लड़की ने आह भरी और कहा, जब भी चेन साहब को देखती हूं तो मिस जू के चुने जाने पर पछताती हूं। उसके दिमाग में चेन यून कार्ड स्वाइप करते हुए, हजारों युआन खर्च करते हुए तानाशाह जैसा दिखा। फिर उसने धीरे से कहा, चेन साहब, ये नई गर्लफ्रेंड लेकर आओ, मुझे मौका दो, पूरी दिल से आपकी सेवा करूंगी। पास वाली लड़की घृणा से देख रही थी और सोच रही थी, अब पछतावा भी करना सीख गई हो क्या? लेकिन इस दुनिया में पछतावे की दवा नहीं होती। वहीं चेन यून और ली शियाओ एक रेस्टोरेंट पहुंचे। चेन यून अंदर देखकर बोला, ली शियाओ, चलो हॉट पॉट खाते हैं। ली शियाओ मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर दोनों अंदर गए और एक टेबल चुनकर बैठे। चेन यून वेटर की तरफ मुड़ा और बोला, वेटर, हमें प्यास लगी है, पहले 2 कटोरे आइज्ड तंग युआन ले आओ। फिर उसने ली शियाओ की तरफ देखा और दिल में चालाकी से मुस्कुराया, सोचते हुए, इस एक्सपीरियंस ने मेरी सेडक्शन की कला को लेवल अप कर दिया है। अब मुझे सीधे पूछने की जरूरत नहीं। अगर उसे पसंद नहीं आया तो वो खुद ही कोई दूसरी चीज मांग लेगी जब ये ठंडा हो जाएगा। कुछ ही देर बाद खाने से भरा टेबल सामने आ गया। ली शियाओ ने धीरे से पूछा, चेन यून, समर वेकेशन आने वाला है, कोई प्लान्स हैं? चेन यून मुस्कुराते हुए बोला,
मेरा प्लान तो बस तुम्हारे साथ रहना है। ये सुनकर ली शियाओ ने कहा, सच में ऐसे बकवास करना बंद करो। सुना है स्टार्टअप इंक्यूबेटर का सिलेक्शन लगभग पूरा हो गया। हाल ही में तुम्हारी बातें स्कूल की सारी इमारतों में आग की तरह फैल रही हैं। स्कूल में शायद सभी तुम्हारे बारे में जान गए हैं, है ना? चेन यून के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ गईं। वह जल्दी से बात बदलना चाहता था। ली शियाओ को भी लग रहा था कि सच के सामने आने का खतरा बढ़ रहा है। चुने गए लोगों में 2 लड़के थे, बाकी सभी स्कूल की टॉप ब्यूटीज थीं। चेन यून ने जवाब दिया, पता नहीं, मुझे इन चीजों की कोई परवाह नहीं। ओह सही, वो किताब जो तुमने पहले दी थी, मैंने सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज पॉइंट्स मेमोराइज कर लिए हैं। ली शियाओ ने हैरानी जताई। सारे? इतनी जल्दी? चेन यून ने सिर हिलाया। हां। फिर पूछा, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का कोर्स भी मेमोराइज करना होगा? तुम्हारे पास किताब है? ली शियाओ ने कहा। हां, है। चेन यून ने तुरंत मौका पाकर कहा, तो फिर मैं आज रात तुम्हारे घर आकर ले लूंगा। यह सुनकर ली शियाओ आश्चर्य से बोली, इतनी जल्दी? चेन यून ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी ये नॉलेज स्टार्टअप इंक्यूबेटर में काम आएगा। जितनी जल्दी और बेहतर तैयारी, उतना अच्छा। दिल में चेन यून सोच रहा था, सच में अभी फिटिंग रूम में ली शियाओ के अफेक्शन पॉइंट्स बढ़ गए। मौके का फायदा उठाकर तुरंत डील पक्की करनी है। यह सुनकर ली शियाओ ने कहा, तो तुम्हें मेरे घर पर अश्लील हरकतें करने की परमिशन नहीं है। मेरी छोटी बहन घर पर है। चेन यून चॉपस्टिक्स से एक टुकड़ा मांस लेकर हॉट पॉट में डालते हुए गंभीर होकर बोला, तुम्हें मेरी आदतें पता हैं। यह सुनकर ली शियाओ पिछली बातों को याद करके बेकाबू होकर शर्मिंदा हो गई। फिर वही लाइन। तभी वेटर ने ड्रिंक लेकर टेबल पर रख दिया और कहा, सर, मैडम, आपके ड्रिंक्स आ गए हैं। जैसे ही ली शियाओ ने पानी का गिलास देखा, उसने वेटर की तरफ मुड़कर कहा, क्या यह ठंडा पानी है? मैं इसे नहीं पी सकती। कृपया इसे गर्म पानी से बदल दें। वेटर खुशी से बोला, जी मैडम। यह सीन देखकर चेन यून थोड़ा निराश हुआ। सोचने लगा, लगता है आज रात भी काम नहीं बनेगा। अच्छा, चलो बाकी एनपीसीज के अफेक्शन पॉइंट्स बढ़ाते हैं। सोचते हुए चेन यून ने अपनी पत्नियों को एक एक करके देखा। मन ही मन कहा, ना को अपनी भाभी हुई के साथ जाना है। हुई भी अपनी बियर्ड शेडिंग पीरियड में है। इंस्ट्रक्टर ल्यू के अफेक्शन पॉइंट्स 90 पार कर चुके हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। बाकी ध्यान सिस्टर लिन और ड्रैगन गर्ल पर देना चाहिए। बातों ही बातों में तभी चेन यून का मैसेज टोन बजा। यह एलजे जिंग हन का था। उसने चेन यून को मैसेज किया, क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। यह पढ़कर चेन यून मुस्कुराया और मन में सोचा, कोचा आ गई। पिछली बार उसे रुला दिया था, तब से कोई मूव नहीं किया। थोड़ी सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मैं डिनर कर रहा हूं, बाद में तुम्हें लेने आता हूं। टैंग हान ने पढ़कर जवाब दिया, ठीक है, कहां मिलूं? चेन यून ने कहा, कोड नेम कैफे, टाइम बाद में भेजूंगा। उसका एक्सप्रेशन देखकर चेन यून संतुष्ट हुआ। सोचने लगा, यह सच में एक स्मार्ट जूनियर है। जानती है कि रिलेशनशिप पब्लिक नहीं हो सकता। जानती है कैसे ऐसी जगह ढूंढनी है जहां कोई देखे ना। चेन यून को फोन में ऐसे लगे रहने पर ली शियाओ ने पूछा, चेन यून, कुछ जरूरी काम है क्या? खाना पककर खराब हो जाएगा। खाना खा लो फिर काम करो। यह सुनकर चेन यून बोला, कुछ अर्जेंट काम है। खाना खाने के बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मटेरियल्स मैं अगले दिन ले लूंगा। ली शियाओ ने कहा, ठीक है, जरूरी काम करना सबसे ऊपर प्राथमिकता है। समय बीत गया और 1 घंटे बाद जिंग हन मीटिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही जिंग हान ने उसकी कार देखी, वह तुरंत अंदर बैठ गई। उसने पूछा, चेन यून, हम कहां जा रहे हैं? चेन यून ने सीधे साधे अंदाज में जवाब दिया, एक होटल। यह सुनकर जिंग हान ने सीट बेल्ट कस ली। मन में निराशा थी। पिछली बार जो हुआ, उसके बाद उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ था, लेकिन चेन यून द्वारा एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने से वह फिर भी थोड़ी निराश थी। काश हमारे बीच थोड़ी सी अफेक्शन होती तो अच्छा होता। कुछ ही समय बाद चेन यून और जिंग हान होटल पहुंच चुके थे। कमरे में दाखिल होते ही चेन यून एक बीस्ट की तरह उस पर टूट पड़ा। जिंग हान के कपड़े फाड़ने लगा। यह देखते हुए वह घबरा गई और अपने खूबसूरत सीने को ढकते हुए दुखी आवाज में बोली, चेन यून, क्या तुम आज थोड़ा धीरे हो सकते हो? क्या तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते? दिल में वह गुस्से से सोच रही थी, हमारे बीच कोई इमोशनल फाउंडेशन नहीं है, फिर भी चेन यून का ऐसा व्यवहार बहुत अनफेयर है। चेन यून ने जवाब नहीं दिया। ठंडे अंदाज में जिंग हान को नीचे धकेल दिया। यह उसकी आखिरी हदें पार करने जैसा था और आखिरकार जिंग हान की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज रुकी। चेन यून अंदर से सोच रहा था,
इस बार तो पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ा दिया। तभी चेन यून ने झुककर उसके गाल पर एक चुंबन दिया, फिर धीरे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं बस रोल प्लेइंग गेम की मूड में था। तुम ठीक हो? जिंगहान हैरानी से पूछी। रोल प्लेइंग? चेन यून मुस्कुराया और कहा, हाँ, पता है ना, क्लासिक डोमिनियरिंग सीईओ और इनोसेंट लड़की वाला कॉम्बो। जिंगहान आखिरकार आराम महसूस करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तो क्या तुम मुझे पहले वार्न नहीं कर सकते थे? मुझे लगा तुम सच में ऐसे हो। चेन यून हाथ बढ़ाकर उसके गाल को सहलाया और धीरे से दिलासा दिया। ठीक है, अगली बार बताऊंगा, पर तुम्हारा रिएक्शन मुझे अजीब तरह से एडिक्ट कर रहा है। जिंगहान बोली, पर मेरे कपड़े फट गए, मैं कल स्कूल में क्या पहनूंगी? उसके बात खत्म करने से पहले चेन यून आगे बढ़ा और उसके होठों पर किस किया। उसे रोकते हुए कहा, परेशान मत हो, मैंने पहले ही किसी को भेजा है कपड़े लेकर आने के लिए। मेरी औरत के पास कपड़े कैसे नहीं होंगे? बाकी आपकी कल्पना पर छोड़ देता हूं। समय तेजी से बीता और 2 घंटे बाद लड़ाई खत्म हुई। चेन यून ने अपना फोन जिंगहान की ओर किया और कहा, जूनियर, ये नए बैग और कपड़े देखो, कोई कल सुबह जल्दी ही इन्हें कमरे में पहुंचा देगा। जिंगहान हैरान हुई और पूछा, हाय, क्या मैं सच में ये सब पा सकती हूं? चेन यून ने सिर हिलाया। बिल्कुल, कीमत की चिंता मत करो, जो पसंद हो चुन लो। जिंगहान ने फोन लिया और मन ही मन सोचा, अमीर आदमी न सिर्फ सेल्स विमेन को 11 बजे तक काम पर लगवा सकता है, बल्कि कपड़े भी बिना कीमत देखे खरीद देता है। ये सरियल फीलिंग कमाल की है। वह चेन यून की ओर मुड़ी, आत्मसंतुष्टि से भरकर खुश होकर सोचा, इतने सारे गर्ल्स में से मैं चेन यून के साथ अब तक पहुंच गई हूं। मैं शायद बहुत कम में से एक हूं, है ना? जैसे ही वह ये सोच रही थी, चेन यून के फोन ने बजना शुरू किया। कॉल मिनहुई का था। चेन यून चौंका, सोचने लगा, हाय, हुई फिर से सरप्राइज रूम चेक करने आ रही है। वह जिंगहन के हाथ से फोन लेकर अपनी उंगली होंठों पर रखकर कहा, शश। फोन उठाते ही मिनहुई की आवाज आई, हेलो युअन बाओ, पिछले कुछ दिनों में क्यों नहीं कॉल किया? चेन यून उठकर बिस्तर से नीचे आया और जवाब दिया, मैं हाल ही में बहुत बिजी था, पता है। मिनहुई बोली, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, कब मिलने आ रहे हो? चेन यून बाथरूम में जाता हुआ बोला, क्या तुम अपने पीरियड में नहीं हो? कम से कम सोमवार या मंगलवार तक इंतजार करना पड़ेगा। यह सुनकर मिनहुई हंस पड़ी, तुम बड़े परेशान करने वाले हो, कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बिहेव करना। चेन यून मुस्कुराया और बोला, ठीक है। उसके पीछे बैठी जिंगहान ये बातचीत सुनकर थोड़ा उदास हो गई। मन ही मन सोचने लगी, चेन यून को उस लड़की की फीलिंग्स को इतने अच्छे से समझना आता है। क्या कभी मैं भी चेन यून से वैसे प्यार पाऊंगी? जैसे ही वह यह सोच रही थी, बाथरूम से चेन यून की आवाज आई, अरे आओ और मेरी मदद करो। यह सुनकर जिंगहान जल्दी से अपनी रोब उठाई, जल्दी से पहनकर अंदर चली गई। जैसे ही वह सिर दिखाने लगी, चेन यून ने उसे देखा और चिल्लाया, रॉब क्यों पहन रखी है? उतारो इसे। जिंगहान डर गई और धीरे से बोली, क्या तुम इतने जोरदार मत रहो। चेन यून हंसा और बोला, हाँ, ये रोल प्लेइंग है, अपनी लाइंस कैसे भूल सकती हो? और फिर दोनों ने एक बार फिर से इस खेल को जारी रखा और अगली सुबह हो गई। जब चेन यून कोच लियू तिंग से मिलने के लिए गया, 2 कस्टमर सर्विस स्टाफ सामान लेकर आए। जिंगहान की सेवा करते हुए उत्साह से बोले, मिस लॉन्ग, क्या आप इनसे संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो मैं दुकान जाकर नए ले आता हूं। जिंगहान बिना एक्सप्रेशन बदले बोली, जरूरत नहीं, धन्यवाद, सब कुछ परफेक्टली फिट है। वह आईने में खुद को देखकर सोचने लगी, चेन यून ने यह सब खरीदा और स्टोर के लोगों को भेजा। कुल खर्चा 1,12,000 हुआ। क्या मेरा ड्रीम लाइफ सच में ऐसा ही आ रहा है? पर अब जब मेरे पास ये सब है, तो शायद मैं ज्यादा उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचने लगी हूं। क्या मैं उसके दिल में सच में हूं? क्या वह मुझसे हमेशा जेंटल रहेगा? ये इमोशंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। साथ ही चेन यून की तरफ एक सिस्टम नोटिफिकेशन बजा, डिंग डिंग। जिंगहन के अफेक्शन पॉइंट्स अनपेक्षित रूप से बढ़ जाने की वजह से कंजम्पशन ने 4 गुना क्रिटिकल हिट मारा और 4,48,000 सफलतापूर्वक कमाए। यह नोटिफिकेशन देखकर चेन यून अपने आप से हंसा। जूनियर का क्रिटिकल हिट रेट वाकई में इतना हाई है। लगता है वह एक बहुत ही सूटेबल एनपीसी कैंडिडेट है। बहुत अच्छा, अगली बार उससे डेवलप करने के लिए और मेहनत करनी होगी। रोल प्लेइंग के अलावा और कौन से गेम्स खेलूं उसके साथ? होटल छोड़ते ही चेन युएन पहले से ही मिलिट्री ट्रेनिंग जिम पहुंच गया था। उसे इतनी मेहनत करते देख मांगलू ने एक बोतल पानी देते हुए
चिंता भरे स्वर में कहा, थोड़ा ही देर हो रही है, ठीक है? इतना ज्यादा क्यों सेल्फ पुश कर रहे हो? जल्दी करो, पानी पी लो। चेन युएन ने बोतल ली, पीते हुए अपने स्टैट्स चेक किए। वेट 73.2 kg, हेल्थ वैल्यू 71, BMI 28, बॉडी फैट परसेंटेज 17.5%, इम्यूनिटी 71, ब्रेन एक्टिविटी 72। देखकर उसने सोचा, इतनी मेहनत के बाद भी स्टैट्स में हार्डली कोई फर्क पड़ा है। बॉडी फैट सिर्फ 0.2% कम हुआ और वेट सेम है। सेलिब्रिटी एक्सपीरियंस कार्ड में आधा महीना ही बचा है। लग रहा है ट्रेनिंग जल्दी करनी पड़ेगी। यह सोचकर उसने मंगलू की तरफ देखा और कहा, कल से इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी और डाइट भी ठीक करनी पड़ेगी। वजन बढ़ना अभी भी बहुत स्लो है। उसने जवाब दिया, ठीक है, समझ गई। चेन युएन ने फिर कहा, चलो ऊपर जाकर शावर लेते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वापस अपने कमरे में लौटे। मंगलू ने चेन युएन को देखते हुए कहा, वाह, जितना देखती हूं बा उतना हैंडसम होता जा रहा है। चेन युएन ने सिर झुकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटी शैतान, अचानक इतने सेंटिमेंटल क्यों हो गई? सीधे पॉइंट पर आओ, क्या चल रहा है? मंगलू पास आकर उसकी शर्ट पकड़ती है। उसकी आंखों में चमक होती है। क्या? बस भूखी हूं। फिर उसने सॉसेज लिया। चेन युएन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, रिवॉर्ड का हकदार है, मेरे लिए अच्छा शो देना। इस तरह चेन युएन चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा था। उसकी आंखें आधी बंद खुशी से चमक रही थीं। वक्त ऐसे गुजरा जैसे कोई कुत्ता मैदान में दौड़ रहा हो। खुला कि अगले दिन आ गया। अब चेन युएन एक छोटे ऑडिटोरियम में स्टार्टअप प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट साइनिंग सेरेमोनी में था। उसे शर्ट पैंट और टाई पहने देखकर लिहाओ की आंखों में एडमिरेशन झलक रही थी। सोच रही थी, पहली बार देख रही हूं उसे इतनी फॉर्मल ड्रेस में। अलग ही लगता है, यूजुअल पॉट बेलीड लीडर्स से बिल्कुल अलग। अचानक उसकी बगल वाली एक बड़ी उम्र की महिला ने झुककर फुसफुसाते हुए कहा, मिस लिहाओ, आपकी क्लास तो काफी अच्छी है। इतना रिच और हैंडसम स्टूडेंट देखकर सुना है कि कई गर्ल्स उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। क्या उसकी गर्लफ्रेंड है? इस सवाल से लिहाओ शर्माते हुए हकलाई, शायद नहीं। देखकर महिला ने आश्चर्य से पूछा, एक मिनट, इतनी ब्लश क्यों कर रही हो? लिहाओ और ज्यादा घबराई। मैं वहां। इस बीच उनकी निगाहें फिर से पोडियम पर चली गईं, जहां चेन युआन एक बड़ी चेक स्कूल को दे रहा था। उस महिला ने लिहाओ की तरफ देखा और पूछने लगी, अभी तक सिंगल है? क्या तुम्हें अपने स्टूडेंट में इंटरेस्ट है? लिहाओ ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। बकवास मत करो। उसे अब भी इनकार करते देखकर बड़ी उम्र की औरत ने थोड़ी आग में घी डाला। अभी तुम जिस तरह उसे देख रही थी, लगा जैसे नजरें उस पर चिपक गई हों। असल में तुम दोनों तो सच में स्वर्ग में बना जोड़ा हो। टीचर स्टूडेंट रोमांस में दिक्कत ही क्या है? उसी समय पोडियम पर चेन युएन भी स्कूल को 10 मिलियन RMB का सिंबॉलिक चेक सौंप रहे थे। इस पल को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरस और कैमकॉर्डर्स फुल कैपेसिटी पर चल रहे थे। बुजुर्ग हेडमास्टर ने मुस्कुराकर चेन युएन की तरफ मुड़कर कहा, स्टूडेंट चेन, तुम्हारी उदार मदद के लिए शुक्रिया। चेन युएन ने शिष्टता से मुस्कुराकर जवाब दिया, हेडमास्टर शू, आप बहुत मेहरबान हैं। आखिर मैं फॉरेन अफेयर्स स्कूल में ही बड़ा हुआ हूं। यह तो मुझे करना ही चाहिए। चेक प्रेजेंटेशन के बाद हेडमास्टर शू ने उत्साह से चेन युएन से हाथ मिलाया और कहा, इस प्रोजेक्ट के अलावा आगे भी स्कूल के पास और प्रोजेक्ट्स प्रमोट करने के लिए होंगे। अगर तुम्हें कुछ सूटेबल लगे तो उम्मीद है तुम स्कूल के साथ आगे भी कोऑपरेट करोगे। चेन युएन मुस्कुराए और बोले, अगर प्रोजेक्ट सूटेबल हुआ तो मैं जरूर कंसिडर करूंगा। इतना कहकर हेडमास्टर शू रिपोर्टर्स की तरफ मुड़े और बोले, अरे कॉमरेड्स, रिपोर्टर्स, चेन युएन की अच्छी तस्वीरें लो, उसके बारे में कुछ स्पेशल आर्टिकल्स लिखो और पब्लिश करो। याद रखना, तुम्हें उसे हमारे फॉरेन अफेयर्स स्कूल की शान बनाकर पेश करना है। भीड़ ने एक सुर में जवाब दिया, जी हेडमास्टर शू। चेन युएन ने कैमरा की तरफ मुड़कर हाथ हिलाया और मन ही मन सोचा, लगता है हेडमास्टर शू ने भविष्य के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। पर क्या मैं इतना आसान हूं कि कोई यूं ही फायदा उठा ले? अगर सिस्टम का प्रेस्टीज मिशन और फॉरेन अफेयर्स स्कूल की सुंदर लड़कियां न होती तो मैं इस स्टार्टअप एरिया में इन्वेस्ट करने की जहमत भी ना उठाता। उधर बैक स्टेज में हेडमास्टर चू ने बगल में खड़े टीचर की तरफ मुड़कर पूछा, क्या इस चेन युएन की इस वक्त कोई और आइडेंटिटी है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, वो बस स्टार्टअप एरिया के इंचार्ज हैं। हेडमास्टर शू ने सुनकर कहा, अच्छा, तो फिर उसे एक मॉडल बनाते हैं। इस साल का स्कूल लेवल 3 गुड स्टूडेंट टाइटल उसके लिए अप्रूव कर दो।
इसके अलावा स्कूल के टॉप 10 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की कैंडिडेट्स लिस्ट में उसका नाम डालो। ये कहते हुए उन्होंने संतोष के साथ चेन युएन की पीठ की तरफ देखा। बगल वाले टीचर ने धीमे से कहा, पर उसके ग्रेड्स बहुत खराब हैं। इस सेमेस्टर में उसने लगभग कोई क्लासेस अटेंड ही नहीं की। वो सब्जेक्ट में पक्का फेल हो जाएगा। हेडमास्टर चू मुस्कुराए और बोले, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों टाइटल्स के सिलेक्शन क्राइटेरिया सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं देखते, एबिलिटी भी उतनी ही अहम है। खासकर इस तरह के स्टूडेंट न सिर्फ स्कूल के अंदर इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, बल्कि यूनिवर्सिटीज के बीच की कंपटीशन में भी फर्क ला सकते हैं। टीचर ने सुनकर गहरा झुककर कहा, हेडमास्टर की सोच बहुत थरो है। आपकी ग्रेट विजन है। मैं समझ गया, मैं तुरंत इंप्लीमेंट करूंगा। स्पीच और चेक प्रेजेंटेशन के बाद चेन युएन भी स्टेज से नीचे उतर आए। एक फीमेल रिपोर्टर ने यह देखकर तुरंत पीछे आकर पुकारा, स्टूडेंट चेन, जरा ठहरिए। उसने एक कार्ड उठाकर अपना परिचय दिया। आई एम शिहान ले, शिंगचेंजिंग टेलीविजन की ट्रेनी रिपोर्टर। इस महीने के अंत में हम शहर की यूनिवर्सिटीज के आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करते हुए एक स्पेशल फीचर कर रहे हैं और आपको उसमें इनवाइट करना चाहते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? चेन युएन ने सुनकर फोन निकाला और ठंडे लहजे में कहा, अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन छोड़ दीजिए, मैं बाद में कंसिडर करूंगा। इतना कहते ही दोनों वी चैट पर फ्रेंड्स बन गए। चेन युएन ने ऑडिटोरियम के अंत की तरफ नजर डाली और मन ही मन सोचा, मेरी एकेडमिक एडवाइजर इधर आ रही हैं। अगर उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि मेरा इस फीमेल रिपोर्टर के साथ कुछ चल रहा है तो मैं गया काम से। गलतफहमियों से बचने के लिए दूरी बनाए रखना होगा। ये तय करके वो मुड़ा और बोला, डिटेल्स के लिए वी चैट पर संपर्क में रहें, मुझे अब निकलना होगा। यह देखकर एनी ने पूछा, स्टूडेंट चेन, डिनर के लिए हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे? चेन युएन ने जवाब दिया, जरूरत नहीं, शाम के लिए मेरे और प्लान्स हैं, गुड बाय। यह सुनकर आनी के दिल में हल्की सी निराशा उतर आई। इसके उलट ली श्याओ उसकी नजर से टकराते ही अनायास रीढ़ में सिहरन महसूस कर बैठी। ये दृश्य देखकर लियाओ के बगल में खड़ी बड़ी उम्र की औरत ने टिप्पणी की, मिस ली, आपका स्टूडेंट कुछ ज्यादा फिकल टाइप नहीं लगता? इतनी सुंदर रिपोर्टर डिनर ऑफर कर रही थी और उसने मना कर दिया। लिया ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की संतुष्ट मुस्कान दे दी। कट टू कुछ ही पल बाद चेन युएन स्कूल के अपने ऑफिस लौट आए। अंदर आते ही उनके हाथ में फाइलों का एक पुलिंदा थमा दिया गया। इस समय अकाउंटेंट बन चुकी जिंगहान भी ऑफिस में मौजूद थी। यिंगजी ने रिपोर्ट किया, बॉस, कल की री एग्जामिनेशन के बाद ये एंटरप्रेन्योरशिप जोन के लिए चुने गए पर्सनल की लिस्ट है। 2 मेल स्टूडेंट्स हैं, यनसोंग और मोजिन वोंग, और 5 फीमेल स्टूडेंट्स, तंजी नानी, जापानीज स्टडीज मेजर लू शिन यू, एथनिक डांस ट्रूप की शुआन बायून, फ्लाइट अटेंडेंट मेजर आओ जो शिंजांग की फ्रेशमैन है, और श्याओले जिसे कॉस्प्ले बहुत पसंद है। यह कहते हुए उसने जिंगहान की तरफ रुख किया। जिंगहान और मैंने शेयर एलोकेशन रेशियो का अनुमान लगाया है, जिसे 3 स्टेजेस में बांटा जाएगा। पहला, आप बॉस इन्वेस्टर के तौर पर 70% लेंगे और प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर्स 30% लेंगे। जिंगहन खड़ी हुई और आगे बोली, दूसरा, इन्वेस्टमेंट रिकवर होने के बाद 20% शेयर्स प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन प्राइस पर स्टूडेंट्स को वापस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तीसरा, जब आपका प्रॉफिट बॉस इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 5 गुना पहुंच जाए तो एक और 20% शेयर्स प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन प्राइस पर स्टूडेंट्स को ट्रांसफर किए जाएंगे। फाइनल शेयर रेशियो स्टूडेंट्स के लिए 70% और इन्वेस्टर के लिए 30% होगा। चेन युएन ने डॉक्यूमेंट्स उठाए और उन्हें रिव्यू किया। उसने मन ही मन सोचा, मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप जोन में इन्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि स्कूल का इन्फ्लुएंस और रेपुटेशन एक्सपैंड हो। मैंने कभी सच में इस प्रोजेक्ट से बहुत पैसा कमाने की उम्मीद नहीं की। ये शेयर एलोकेशन स्टूडेंट्स को अपनी वेंचर्स में अच्छा करने के लिए इंकरेज कर सकता है। ठीक है, सबसे जरूरी बात, इन 5 गोल्डन फ्लावर्स को रिक्रूट करना सच में एक तीर से 2 निशाने जैसा है। ये सोचते हुए चेन युएन ने यिंगजी की तरफ देखते हुए पूछा, जापानीज स्टडीज डिपार्टमेंट की टांजी और लूशिन यू आज मुझसे बात करने के लिए स्केड्यूल्ड हैं? यिंगजी ने जवाब दिया, हां, मैं उसे अभी अंदर भेजती हूं। इतना कहते ही बाहर से एक खूबसूरत शख्सियत अंदर आई, हाथ उठाकर बोली, चेन युएन, हेलो। ये चेहरा देखते ही चेन युएन वहीं ठिठक गया। दोनों के साथ होने की तस्वीरें उसके दिमाग में तुरंत चमक गईं। डैम, इतनी इंटेलेक्चुअल और मैच्योर तंची ही। अपनी इमोशंस कंट्रोल करना वाकई मुश्किल है।
उसे यूं हक्का बक्का खड़ा देखकर शिन्यू फिर बोली, चेन युआन, हेलो। अब भी कोई रिएक्शन न देखकर शिन्यू ने हल्की उलझन के साथ कहा, हे चेन युआन। चेन युआन आखिर होश में आया और माफी भरी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा हाँ सीनियर, आप आ गईं। यूं खड़ी मत रहिए, उधर चलकर बैठते हैं और बात करते हैं। बैठने के बाद चेन युआन मुड़ा और पूछा, आपका एंटरप्रेन्योरशिप प्लान कैंपस में एक सुपरमार्केट है और आगे चलकर आप उसे बाहर एक्सपैंड करके मुडोंगलाई जैसी चेन एंटरप्राइज बनाना चाहती हैं? शिन्यू ने जवाब दिया, इसे मेरा आइडियल माना जा सकता है। चेन युआन ने मौका पाकर थोड़ा पास सरकते हुए पूछा, तो मुडोंगलाई इतना सक्सेसफुल क्यों है? इस पर आपका टेक सुनना चाहूंगा। शिन्यू मुस्कुराकर बोली, मुझे लगता है मुद्दा बेनिफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में है। ओनर एम्प्लॉयज के साथ प्रॉफिट्स शेयर करने को तैयार रहता है, जिससे सेम इंडस्ट्री के कंपेटिटर से मुकाबले में अच्छी रेपुटेशन बनती है। वे लो सेलिंग प्राइसेस, गुड सर्विस और गुड एम्प्लॉय बेनिफिट्स जैसी ट्रम्प कार्ड्स पर भरोसा करते हैं। इससे दूसरे सुपरमार्केट्स की लिविंग स्पेस बुरी तरह स्क्वीज हो गई है। सुनकर चेन युआन ने मन में सोचा, मुडोंगलाई का केस हांगकांग्स प्रोग्राम 3 में भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। लगता है सीनियर ने अपनी रिसर्च काफी थरो की है, पर इस समय तो मुझे अपने स्किल्स दिखाने होंगे। ये सोचकर उसने कहा, बिल्कुल, बात सिर्फ सेम इंडस्ट्री की कंपटीशन की नहीं है, बल्कि उनके सर्विस मैनेजमेंट मॉडल और कॉर्पोरेट कल्चर, उनकी सप्लाई चेन और यहां तक कि लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट सब मिलकर राइट टाइमिंग, लोकेशन और पीपल का परफेक्ट मेल बनाते हैं। लेकिन ऐसी एंटरप्राइज का अन्य शहरों में उभरना काफी मुश्किल है। शिन्यू ने सुनकर जवाब दिया, हाँ। चेन युआन ने आगे कहा, पर आपकी थिंकिंग भी बोल्ड है। हम साथ में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और बात करते हैं। चूंकि आप जापानीज पढ़ती हैं, तो रिलेटेड ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन जॉब्स या फॉरेन इन्वेस्टेड एंटरप्राइजेस में जॉब्स क्यों ना कंसिडर करें? शिन्यू की आंखों में कुछ विचार झलका और उसने जवाब दिया, असल में ये मेजर मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने चुना था। मेरे पेरेंट्स जापानीज कंपनीज में काम करते हैं। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं था, तो मैंने बस इसे वेगली चुन लिया। चेन युआन ने सुनकर पूछा, फिर आपकी जापानीज स्टडीज कैसी हैं? शिन्यू मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मेरे पास जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट JLPT का सर्टिफिकेट है, प्रैक्टिकल जापानीज प्रोफिशिएंसी टेस्ट JTEST भी पास किया है और जापानीज मेजर लेवल 8 एग्जाम भी पास किया है। चेन युआन ने फिर पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि आपकी जापानीज से जापानीज लोगों के साथ नॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? शिन्यू ने जवाब दिया, ज्यादातर डेली कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यह सुनकर चेन युआन ने तुरंत खुद को जापानीज गर्ल्स से घिरा हुआ इमेजिन किया। कमाल है, पहला, सीनियर की कंडीशंस पहले से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। दूसरा, रिश्ता स्टेबल होने के बाद फ्यूचर में जापान के कमर्शियल मैप में घुसने के लिए वो स्टेपिंग स्टोन बन सकती हैं। उस समय चेरी ब्लॉसम गर्ल्स से भरी दुनिया में मस्ती करने का जो आनंद होगा, वो सच में कल्पना से परे है। चेन युआन के साउथ डॉर्मेट्री में एक मेल स्टूडेंट जोर से अंदर घुसा। लाओ हांग, लाओ काओ, मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा कि मेरा प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट हो गया, जबकि यानसोंग का अप्रूव क्यों हो गया। लाओ हुआंग, जो कुर्सी पर पांव क्रॉस करके बैठा था और लैपटॉप पर टाइप कर रहा था, उसने ऊपर देखा। तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या था? स्टूडेंट ने अपना फाइल देखा। एक सेक्सी लिंजरी की दुकान, इतने सारे फॉरेन एक्सचेंज कपल्स हैं, मार्केट बहुत बड़ा है। लाओ हुआंग तुरंत मुड़ा और जोर से बोला, क्या तुम पागल हो? कैंपस में सेक्सी लिंजराई की दुकान? सच में, कौन वहां जाने की हिम्मत करेगा? कौन इतना हिम्मती होगा? वह रुका और फिर टोन बदला। असल में यह तुम्हारे प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लाओ तुम के स्टार्टअप इंक्यूबेटर में आने के लिए सब कुछ जेंडर पर निर्भर करता है। मेल स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हो गया। लेकिन अगर चेन युआन सिर्फ फीमेल्स चुनता है, तो यानसोंग और एक और मेल स्टूडेंट क्यों सिलेक्ट हुए? क्या तुम बेवकूफ हो? लाओ हुआंग ने आह भरी। वो दोनों बस नंबर्स पूरे करने के लिए जोड़े गए हैं। तो फिर मैं नंबर्स पूरे करने वाला क्यों नहीं बन सका? स्टूडेंट ने शिकायत की। हांगहाई शब्दहीन हुआ। मैं हार मानता हूं। तुम्हें कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। लाओ का और मैं भी अभी तक नहीं चुने गए हैं और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी बारी है? बेवकूफ। तभी लाओ काओ ने उत्साह से अपना फोन उठाया। देखो, ये स्कूल की न्यूज साइट पर लाओ तुम और प्रिंसिपल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की खबर है, और मानना पड़ेगा स्टाइल बदलने के बाद वो काफी हैंडसम दिख रहा है। हाँ, वही लाओ तुम, हांगहाई ने बड़बड़ाया। जब से उसे स्कूल की सारी फीमेल स्टूडेंट्स के एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस मिले हैं, उसने हमें पुराने दोस्तों को भूल ही गया।
इतने दिनों से डॉर्म वापस नहीं आया। मेल स्टूडेंट ने फोन की तरफ देखा। अगर मैं उसका होता तो मैं भी वापस नहीं आता। लड़कों के साथ क्यों घूमूं? रोज नई गर्लफ्रेंड्स बदलना बेहतर है। वह मुस्कुराया। फिर भी अगर वो अभी साउथ डॉर्म में वापस आता तो दूसरी क्लास के लड़के जरूर जेलसी से हरे हो जाते। कैसे? हांघाई ने पूछा। स्टार्टअप इंक्यूबेटर की लिस्ट की वजह से, स्टूडेंट ने जवाब दिया। उसके पास पूरे 5 स्कूल फ्लावर्स हैं। उसने अनगिनत ओटाकू के सपने तोड़ दिए। हांघाई ने सिर हिलाया। उसे बात समझ में आ गई। उसने आह भरी। लाओ, तुम कितना लकी और चालाक है। लाओ काओ ने कहा, अगर तुम्हारे पास उसके पैसे होते तो तुम और भी एक्स्ट्रावेगेंट होते। पता नहीं वो शैतान लाओ तब अब कितना आगे बढ़ चुका है। चेन युआन के ऑफिस में वापस वह अभी भी शिनयू के पास बैठा था। उसने उनके लैंड ऑफ सनराइज, जहां चेरी ब्लॉसम की लड़कियां होती हैं, को लेकर आइडिया को टाल दिया, सोचते हुए पहले सीनियर लू के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। तो उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों नहीं तुम मेरे लिए जापानी में कुछ बोलती हो? शिन्यू ने पलकें झपकाईं। तुम क्या सुनना चाहते हो? कुछ भी, मैं ठीक हूं, जो भी तुम चाहो। शिन्यू ने बेसिक फ्रेज से शुरुआत की, थोड़ा दिखावा करते हुए बोली, कोनिचिवा। इसका मतलब क्या होता है? चेन युआन ने पूछा। इसका मतलब होता है हेलो। एक और सेंटेंस बोलो, अरिगातू। और वो मतलब होता है थैंक यू। कुछ और? शिन्यू ने पढ़ा, शिजुका कुदसाई। ये क्या है? इसका मतलब होता है सुनते रहो। इस पर चेन युआन थोड़ा झुककर बोला, चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग ऐड करो। शिन्यू तुरंत लाल पड़ गई, हकलाई। मैं समझ गई। शायद तुम वो सुनना चाहते हो जो एडल्ट मूवीज में बोला जाता है ना? चेन युआन ने इनकार नहीं किया और पास झुकते हुए बोला, लगता है सीनियर काफी नॉलेजेबल हैं। बस एक सेंटेंस बोल दो। शिन्यू ने अपना मुंह हाथ से ढंक लिया। हल्की घबराई हुई आवाज निकली, यामाटे। वो आवाज सुनकर चेन युआन की सेंसेस जैसे झंझना उठी। उसने आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए सोचा, तुम तो अच्छी तरह तैयार हो। सोचता हूं अगर हमारे चाइनीज लोग ये 2 पावर अप बफ्स लड़ाई के बीच कानों में सुन लें तो शायद पागल ही हो जाएं। उसकी नजर लाल हुई शिन्यू पर टिक गई। सीनियर तो काफी कोऑपरेटिव लग रही हैं। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्मूथ चल रहा है। वो उठ खड़ा हुआ। ठीक है सीनियर, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। लिटिल सेक्रेटरीज, अंदर आओ। तुरंत यिंगजी और जिंग हान एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर अंदर आईं और शिन्यू को थमा दिया। यिंगजी ने आखिरी पेज पर इशारा किया। जूनियर जिंग हान की कैलकुलेशन के मुताबिक सीनियर लू शिन्यू के प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,20,000 है। यहां साइन कर दीजिए। शिन्यू ने पेन उठाया। ठीक है। उसे साइन करते देख चेन युआन मुस्कुराया। बाकी तो मुझे कुछ दिन ऑब्जर्व करना पड़ेगा सीनियर की एक्चुअल कॉम्बैट एबिलिटी देखने के लिए। डिंग! सिस्टम की नोटिफिकेशन टनकी। डिंग! होस्ट को बधाई हो, आपने 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं। सिस्टम अब रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। चेन युआन ने मन ही मन कहा, वाह, बिग ब्रदर सिस्टम का इंडस्ट्री रिवॉर्ड आ रहा है। क्या होगा अब? बड़ा नर्वस फील हो रहा है। अगली घोषणा आई। डिंग! मिशन रिवॉर्ड रिसीव्ड 100% इक्विटी ऑफ जिंगचेंग हेल्थ व्यू को लिमिटेड। हेल्थ व्यू, जिसमें 2 हेल्थ एग्जामिनेशन सेंटर्स, 3 फिटनेस सेंटर्स और एक योगा स्टूडियो शामिल हैं। चेन युआन हंस पड़ा। होली क्रैप, सिस्टम तो वाकई डोमिनेटिंग है। ये रिवॉर्ड तो बहुत ही जबरदस्त है। पूरा का पूरा बिजनेस ही दे दिया। खुश होकर वो सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, मिनहुई का। चेन युएन, मैं फिर से तुम्हें मिस कर रही हूं। मैसेज पढ़कर चेन युआन मुस्कुराया। ये छोटी हुई हुई भी ना बहुत अच्छी एपिटाइट रखती है। हर कुछ दिन में क्रेविंग आ जाती है। उसने जवाब लिखा, आ जाओ, मैं कैफे में तुम्हारा वेट कर रहा हूं। उसी वक्त मिनहुई और चेन लिंग एक क्लोथिंग स्टोर में शॉपिंग कर रही थीं। चेन लिंग ने झुककर पूछा, मिनहुई, तुम फिर से चेन युएन से मिलने जा रही हो? मिनहुई मुस्कुराई। हां। चेन लिंग ने अपना फोन उठाया। वैसे तुमने स्टार्टअप इंक्यूबेटर के सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स की लिस्ट देखी? 5 स्टनिंग ब्यूटीज सिलेक्ट हुई हैं। तुमने सोचा है अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने का? मिनहुई ने मन ही मन सोचा, ये सारी बातें मुझसे कोई मतलब नहीं रखती। मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। अगर चेन युएन हमारा रिश्ता पब्लिक नहीं कर रहा तो जरूर उसकी अपनी कोई वजह होगी। उसके साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है। उसके उस बेहद इजी गोइंग नेचर के पीछे
एक ऐसी मैच्योरिटी छिपी है जो उसकी उम्र के लड़कों से कहीं ज्यादा है। उसने कभी नहीं बताया कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूं कि वो जरूर कुछ बड़ा करेगा। मुझे उसका यही साइड सबसे ज्यादा पसंद है। कुछ देर बाद मिनहुई को नया आउटफिट ट्राई करते देख चेन लिंग की आंखें फैल गईं। मिनहुई, वाओ! अगर मैं लड़का होती और तुम्हें ऐसे देखती तो मेरे तो पैर ही कांप जाते। सच में मैं चेन युएन से जेलस हूं। वो लकी गाय आज फिर इतना एंजॉय करेगा। बहुत ही सेक्सी आउटफिट पहने मिनहुई बस बोली, ज्यादा बकवास मत करो। उधर चेन युएन की तरफ उसने काम खत्म किया, अपनी G63 में बैठा और निकलने ही वाला था कि पीछे से दो फिगर्स आ गईं। चेन युएन, कहां जा रहे हो? क्या हम साथ चल सकते हैं? वो थी यूपिंग और वो टॉम बॉय लड़की। हम भी जेनवा स्ट्रीट ही जा रही हैं, क्या हमें लिफ्ट दे दोगे? उनकी बात सुनकर चेन युएन ने मन ही मन माथा पकड़ा। सच में इन दोनों लड़कियों को क्या हो गया है? इतनी शेमलेस कैसे हो सकती हैं? एक बार कैफे में, एक बार स्मॉल हॉल में, मैंने कितनी बार साफ किया, फिर भी इनके फैंटेसी खत्म नहीं होती। लगता है अब और सीधा बोलना पड़ेगा। वो कार में बैठा, जोर से दरवाजा बंद किया और साफ साफ बोला, सॉरी, मैं जेनवा स्ट्रीट के आगे नहीं जा रहा। दोनों लड़कियों के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। यूपिंग ने धीमे स्वर में कहा, सिर्फ एक राइड मांगी थी, वो भी नहीं दोगे? इतना मुश्किल है क्या? टॉम बॉय लड़की ने आह भरी, वो बिलियनेयर है, हम जैसी लड़कियों को तो देखता भी नहीं। G63 की टेल लाइट्स दूर जाती देख यूपिंग ने मन ही मन सोचा, अगर चेन युएन एक ऊंचा पहाड़ है तो मैं उस पहाड़ के नीचे खड़ी हूं जहां से ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं दिखता। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी नाकामी और बेबसी महसूस हो रही है। उधर चेन युएन गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था, अभी तो इन सुंदरियों पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं है। हुई हुई के साथ अपने एक्सरसाइज के बाद मुझे एक ठोस प्लान बनाना होगा। फादर टोंग ने जो हेल्थ इंडस्ट्री का बिजनेस दिया है वो वैसा ही है जैसा मैं पहले करना चाहता था, और मेरे पास कोच ल्यू जैसा टॉप टैलेंट भी है। शुरू करना मुश्किल नहीं होगा। उसे प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग याद आई। अभी तो स्कूल में मेरी इन्फ्लुएंस और रेप्यूटेशन दोनों बन चुके हैं, ऊपर से जिंक टेलीविजन से इंटरव्यू इन्विटेशंस भी आने लगे हैं। हर तरफ मेरा करियर खिलता जा रहा है, लेकिन ये अभी काफी नहीं है। अगर मुझे फ्यूचर में बिजनेस वर्ल्ड में बड़ी उड़ान भरनी है तो पहले हेल्थ और लक की मजबूत फाउंडेशन चाहिए। यही असली गॉड टियर टाइकून की पहचान होती है। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सब स्टेप बाय स्टेप होगा। आज के लिए पहले हुई हुई की लव सिकनेस ही क्योर कर देते हैं। कुछ देर बाद चेन युएन की G63 चेन्हा के कफे पहुंची। वो उतरा और मन में सोचा, वो बोली थी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं कॉफी पीकर उसका वेट कर लेता हूं। जैसे ही उसने कैफे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उसने देखा शिन्यू श्याओ आई के साथ गॉसिप कर रही थी। चेन युएन सीधा काउंटर की तरफ गया। शिन्यून, मेरे लिए एक कैपुचिनो बना दो। चेन युएन को देखते ही शिन्यू के गाल तुरंत लाल हो गए। हाँ हाँ, अभी बना रही हूं ब्रदर इन लॉ। वो घबराई हुई श्याओआई की तरफ मुड़ी। सिस्टर श्याओआई, प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए संभाल लेना, मुझे डर है कहीं गड़बड़ ना कर दूं। श्याओ आई हैरान रह गई। अरे ये क्या? अपने ही ब्रदर इन लॉ से बात करते वक्त शिन्यू हकल क्यों रही है, लाल क्यों हो रही है, और उसका दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है? फिर उसे अचानक समझ आया, उसके माथे पर पसीना छलक आया। हे भगवान! बॉस लेडी के स्टाइल को देखते हुए क्या वाकई ऐसा हो सकता है? उसके दिमाग में एक दृश्य चमका। दो बहनें, चेन यी और शिन्यू, दोनों तरफ से चेन युएन को गले लगाए हुई। उसने मन ही मन कहा, वाह, अपर क्लास तो सच में बहुत कैओटिक होती है। थोड़ी देर बाद शिन्यू ने कप पकड़कर चेन युएन के सामने रखा। ब्रदर इन लॉ, वो हकलाते हुए बोली, ट्राई कीजिए, ये मैंने पहली बार बनाई है। चेन युएन ने कप लिया। थैंक्स। एक घूंट लिया और बोला, बुरा नहीं है, पहली बार के लिए तो काफी अच्छा बनाया है। शिन्यू ने होंठ काटे, चेहरा और लाल पड़ गया। तो ब्रदर इन लॉ, मैंने अमेरिकानो बनाना भी सीखा है, क्या वो ट्राई करना चाहेंगे? चेन युएन मुस्कुराया। नो नीड, आज तो मैं वैसे भी रात में सो नहीं पाऊंगा। सो नहीं पाएंगे? कॉफी? हाँ, शायद कॉफी की वजह से। शिन्यू का चेहरा और लाल हो गया, दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ब्रदर इन लॉ, मैं काम पर वापस जाती हूं। उसकी हालत देखकर चेन युएन बस मुस्कुराकर बोला, ठीक है। समय उड़ता गया। शाम होते ही मिनहुई का मैसेज आया, चेन युएन, मैं आ गई हूं। दोनों तुरंत एक कमरे में चले गए अपनी मुलाकात की तैयारी के लिए। कमरे में दाखिल होते ही मिनहुई उसकी बाहों में समा गई। युएन बाओ, आई मिस्ड यू। चेन युएन ने उसे कसकर थाम लिया।
मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। मिनहुई ने उसका चेहरा थाम लिया, आंखों में हल्की खुमारी। तो फिर मैं शर्त लगाती हूं, तुमने मुझे उतना मिस नहीं किया जितना मैंने तुम्हें किया है ना? वो मुस्कुराकर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे बारे में तो सब कुछ याद है मुझे। मिनहुई ने हल्का मुंह फुलाया, याद तो बस मेरा बॉडी ही होगा, है ना? चेन युएन हंस पड़ा, तुम्हारा बॉडी भी तो तुम्हारा ही हिस्सा है। तो हां, मैं सब कुछ याद रखता हूं। मिनहुई ने शर्माकर कहा, तुम बहुत बुरे हो, लेकिन आज जरा जेंटल रहना, ओके? वरना कल मैं चल नहीं पाऊंगी। चेन युएन ने उसकी कमर को हल्के से दबाया, चिंता मत करो, आज मैं बहुत जेंटल रहूंगा। और फिर वो रात भी जुनून और मोहब्बत में डूबी गुजरी। अगली सुबह जब चेन युएन की आंख खुली, मिनहुई जा चुकी थी। टेबल पर एक नोट पड़ा था, यू बेबी, थोड़ा और सो लो, आज सुबह मेरी क्लास है तो मैं निकल रही हूं, मिस यू। नोट पढ़कर चेन युएन मुस्कुराया और बैठ गया। हुई पहले बहुत पॉजेसिव थी, पर अब स्टार्टअप जोन का जिक्र तक नहीं किया। लगता है वो अब मैच्योर हो गई है, ज्यादा समझदार बन रही है। ये अच्छा है। पहले मैं फादर टोंग द्वारा दिए गए जिंगफू हेल्थ सेंटर को देख आता हूं। समय दोपहर तक पहुंच गया। जिंगफू हेल्थ कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में एग्जीक्यूटिव्स की पूरी टीम नए चेयरमैन का स्वागत करने के लिए इकट्ठा थी। माहौल में तनाव छाया हुआ था। सीएफओ चिंतित होकर बोला, 2 दिन पहले पुराने बॉस शेन क्वान ने अपने शेयर्स बेच दिए और कंपनी छोड़ दी। अब नया बॉस आएगा तो वो अपनी टीम लाएगा। हम लोगों को शायद जल्द ही अपना सामान पैक करना पड़े। सीईओ के मन में भी वही बात घूम रही थी। देखना है नया बॉस सबसे पहले किसे निशाना बनाता है। तभी दरवाजा खुला और किसी ने चेन युएन को अंदर ले आया। उसे देखते ही सबके चेहरे सख्त पड़ गए। क्या जनरल शेन के साथ जो खड़ा है वही नया बॉस है? इतना जवान? वो तो बीसियों का लगता है, और इतनी बड़ी कंपनी यूं ही खरीद ली? शेन कुआन ने हाथ उठाकर सबका ध्यान खींचा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको नोटिस मिल ही गया होगा। मैं अब जिंगफू फैमिली को अलविदा कहने वाला हूं। इन सालों में जो सपोर्ट आपने दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। अब मैं आपको हमारे नए डायरेक्टर से मिलवाता हूं, चेन युएन। उम्मीद है आप सब उनकी लीडरशिप में मेहनत जारी रखेंगे। मुझे यकीन है कि जिंगफू का कल आज से और बेहतर होगा। अब डायरेक्टर चेन आप सबके साथ एक मीटिंग करेंगे। मेरे पास कुछ और काम है तो मैं निकलता हूं। इतना कहकर शेन कुआन वहां से चले गए और चेन युएन अकेला रह गया कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के साथ। चेन युएन ने सबको नमस्कार किया। नाइस टू मीट एवरीवन, मेरा नाम चेन युएन है। आज सिर्फ हैंड ओवर मीटिंग है, कोई और वर्क अरेंजमेंट फिलहाल नहीं है, सिवाय एचआर डायरेक्टर और सीएफओ के। बाकी सब अभी के लिए घर जा सकते हैं। बाकी सब जल्दी जल्दी उठकर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग बचे, एचआर डायरेक्टर जियांग यू और सीएफओ लू। जियांग यू खड़ा हुआ, डायरेक्टर चेन, क्या कोई खास इंस्ट्रक्शन है आपके पास? चेन युएन उनकी तरफ बढ़ा, मुझे कंपनी के पिछले 3 महीनों के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चाहिए और एचआर डिपार्टमेंट के मंथली रिपोर्ट्स भी। जियांग यू तुरंत बोला, जी, हम वापस जाकर रिपोर्ट्स आपके मेलबॉक्स में भेज देंगे। डायरेक्टर चेन, कोई और निर्देश? चेन युएन ने एक कुर्सी खींची, बैठते हुए पूछा, डायरेक्टर जियांग और डायरेक्टर लू कितने समय से इस पद पर हैं? जियांग यू बोला, मैं यहां 5 साल से हूं। लू ने कहा, और मैं 3 साल से हूं। ओके, चेन युएन ने कहा और मोबाइल निकालते हुए बोला, आप दोनों अब जा सकते हैं। कंपनी चलाने में सबसे अहम 2 चीजें होती हैं, पर्सनल पावर और फाइनेंशियल पावर, उसने सोचा। इसलिए इन दोनों सीनियर मैनेजर्स को पहले ऑब्जर्व करना जरूरी है कि इन्हें भरोसे में लिया जा सकता है या नहीं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मेरे अपने लोग हों। यह सोचते हुए उसने यिंगजी को कॉल किया। छोटी सेक्रेटरी ने तुरंत उठाया, बॉस, कृपया अपने ऑर्डर्स दें। चेन युएन बोला, स्टार्टअप जोन प्रोजेक्ट अब लगभग पूरा हो गया है। आगे का काम जिंगहान संभाल लेगा, वो इस फील्ड में ज्यादा एक्सपर्ट है। कल से तुम जिंगफू हेल्थ कंपनी में काम शुरू करोगी। यिंगजी चौंक गई, हे भगवान, तो चेन युएन के और भी इंडस्ट्रीज हैं बाहर, और उसने इतनी सीक्रेसी रखी। फिर बोली, लेकिन बॉस, मेरी समर वेकेशन में अभी आधा महीना बाकी है और रोज क्लास भी अटेंड करनी होती है। चेन युएन ने कहा, बस इतना ध्यान रखना कि किसी सब्जेक्ट में फेल मत होना। वैसे भी तुम्हारी इंटर्नशिप अगले साल अक्टूबर में शुरू होनी है, तो क्यों ना अभी से हाई पोजीशन का चैलेंज लेना शुरू करो। क्या हमेशा सेक्रेटरी ही रहना चाहती हो? यिंगजी उत्साहित हो गई। ठीक है बॉस, मैं तैयारी शुरू करती हूं। कंपनी का एड्रेस भेज दीजिए, कल मैं देर नहीं करूंगी। कॉल खत्म होते ही फोन पर नोटिफिकेशन आई। चेन युएन ने स्क्रीन देखी। क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट और एचआर मंथली रिपोर्ट दोनों आ गई हैं। चलो
एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसने मन ही मन सोचा, फिटनेस सेंटर्स और योगा स्टूडियोज का प्रॉफिट काफी अच्छा है। हेल्थ चेकअप सेंटर सबसे कमजोर है, लेकिन फिर भी ब्रेक इवन पर है। असली दिक्कत कंपनी के अंदर के रिडंडेंट स्टाफ की है। बहुत से लोग बस सैलरी ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे। साथ ही ऑनलाइन प्रमोशन और नेटवर्क ऑपरेशन पर जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी अभी भी प्रॉफिट में चल रही है, तो बिना पूरा हाल समझे ड्रास्टिक बदलाव करने की जरूरत नहीं है। वो उठ खड़ा हुआ। मुख्य बात यह है कि सभी की पोजीशंस पर हैंडओवर स्मूथली हो जाए। फिर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। कंपनी के सारे काम लगभग सेट हो चुके हैं। अब चलो शू वेई को उसके ऑफिस से लेने चलते हैं। हफ्ते भर से ज्यादा हो गया उसे देखे हुए। पता नहीं वो कैसी है आजकल। चेन युएन पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए फोन मिलाने लगा, लेकिन कॉल लगातार बजती रही। किसी ने उठाया ही नहीं। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या हो गया? बेचैनी में उसने तुरंत फू जियांग मेई को कॉल किया। प्रेसिडेंट चेन, क्या आप शू वेई को ढूंढ रहे हैं? जियांग मेई ने पूछा। हां, क्या वो ऑफिस में नहीं है? लगभग 1 घंटे पहले उसने लीव ली थी। बोली कि घर पर कुछ अर्जेंट फैमिली मैटर है। क्या बताया था कि कौन सा अर्जेंट मैटर? नहीं सर, उसके बाद मैंने उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने उठाया नहीं। यह सुनते ही चेन युएन बिना देर किए सीधा शू वेई के घर की तरफ निकल पड़ा। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा था तो देखा शू वेई के दरवाजे के सामने भीड़ जमा थी। ऊपर से तेज तेज आवाजें आ रही थीं। अरे, बस थोड़ा सा पानी लीक हो गया तो क्या हुआ? इसमें इतना तमाशा बनाने वाली कौन सी बात है? जंग लियान फांग, बात करने में तो हमेशा बदतमीजी करती हो। अब गलती की है तो कम से कम मान लो। गलती? मैंने क्या कर दिया? हर किसी के घर में कभी ना कभी पानी तो लीक होता ही है। क्या वो भी अब गुनाह है? तुम्हारे घर से पानी लीक हुआ, ऊपर से तुम नीचे आकर माफी तक नहीं मांगी, और जब छोटी जिया तुम्हें बताने गई तो तुमने उसे डांट भी दिया। ऐसा कौन करता है? चेन युएन आगे बढ़ा तो नजारा देखकर ठिठक गया। बीचों बीच शू वेई अपने छोटे भाई को सीने से लगाए बैठी थी, और एक गुस्सैल पड़ोसन आंटी उसे लगातार डांट रही थी। इस बच्चे ने बिना सलाम किए दरवाजा खटखटा दिया। कोई तहजीब नहीं। मैं तो उसके मर चुके बाप की जगह उसे 2 बातें सुना ही रही हूं। इसमें गलत क्या है? आंटी गर्जी। शू वेई की एक पड़ोसी बीच में बोलना चाहती थी, पर शू वेई ने उसे रोक दिया। आंटी जांग, रहने दीजिए, जाने दीजिए। आंटी जांग पलटी, अब भी गुस्से में। अगर छोड़ दिया तो ये अगली बार और सिर चढ़ जाएगी। शू वेई ने झुककर कहा, प्लीज जाने दीजिए, हम लोग अब इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन आंटी जंग फिर भी पीछे नहीं हटी। माफी मांग इस बच्चे से, उसने कुछ गलत नहीं किया। वो पड़ोसी औरत भड़क गई। माफी? मजाक कर रही हो क्या? मैं क्यों माफी मांगूं? उसकी बात खत्म होते ही पीछे से एक गहरी और ठंडी आवाज गूंजी, बच्चे से माफी मांगो। चेन युएन आगे आया, चेहरे पर सख्त नजरिया। शू वेई उसे देखकर दंग रह गई। चेन युएन, वो औरत थोड़ी ऊपर उठाकर बोली, मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। तो क्या कर लोगे? तुम तो अभी इससे शादी भी नहीं किए हो, और ऐसे डिफेंड कर रहे हो जैसे बीवी हो। क्या तुम दोनों पहले से ही हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो? आजकल के लड़के लड़कियां भी ना सच में हद करते हैं। चेन युएन ने भौहें चढ़ाई। तुमने बच्चे को डांटा है तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। उसके बोलते ही पीछे से एक आवाज आई, तू कौन होता है यहां अकड़ दिखाने वाला? एक दुबला पतला आदमी दांत पीसते हुए आगे बढ़ा। क्या समझता है खुद को? मेरी मां को माफी मांगने को कह रहा है? वो चेन युएन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, पूरी गुंडा स्टाइल में बोलते हुए, सुन छोटे, तू क्या चीज है रे? लेकिन उसके मुंह से बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चेन युएन ने सीधा मुक्का जड़ दिया। एक ही पंच में उसका चेहरा साइड की तरफ मुड़ गया। उसने एक बाइट लिया और तुरंत सन्न रह गया। उस नौजवान का चेहरा शौक से सख्त पड़ गया, और अगले ही पल वो गुस्से की आग में जल उठा। दांत भींचते हुए उसने मुट्ठी घुमाई और चिल्लाया। जैसे ही पंच उसकी ओर आया, शेन युआन ने फुर्ती से डॉज किया और बिजली जैसी तेजी से एक जोरदार काउंटर पंच सीधे उस पीले बालों वाले आदमी के सीने पर मारा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वो आदमी पीछे उछलकर जमीन पर जा गिरा। मुंह से लार उगलते हुए उसने सीना पकड़ लिया और दर्द से कराहते हुए बोला, तू बस रुक, मैं अभी किसी को बुलाता हूं। बिना देर किए उसने अपना फोन निकाला और कॉल मिलाया। कॉल जुड़ते ही वो चिल्लाया, हेलो लॉन्ग का, दरवाजा खोल, मुझे मारा गया है। उधर शेन युआन ने भी फोन निकाला और शांत स्वर में कहा, कॉल कर ले,
मैं भी किसी को कॉल करता हूं। उसने कॉन्टैक्ट्स स्क्रॉल किए, एक नाम पर कॉल लगाया और जैसे ही दूसरी तरफ से जवाब मिला, बोला, हेलो ब्रदर ओई। 15 मिनट बाद नीचे आंगन में एक 4 दरवाजों वाली सेडान आकर रुकी। 4 आदमी धौंस भरे, सख्त चेहरों के साथ बाहर निकले। हर एक के हाथ में कोई न कोई हथियार या औजार था। वो तेजी से 280 के घर पहुंचे। उनमें से एक आदमी पीले बालों वाले के पास गया और गैंगस्टर वाले लहजे में बोला, किसने तुझे मारा? आलूंग। आलूंग ने ऊपर देखा। चेहरा पहले हैरान हुआ, फिर राहत से मुस्कुराया। ब्रदर लॉन्ग, उसने पुकारा। फिर उंगली सीधा शेन युआन की ओर दिखाते हुए चिल्लाया, वो है वो बंदा। हालात बिगड़ते देख 280 घबराई हुई बोली, शेन युआन, क्यों ना हम पुलिस को बुला लें? आंटी ट्रुंग ने तुरंत हामी भरी। सही कहा, लड़ाई से कुछ हल नहीं होगा। ऐसे झगड़े तो पुलिस को ही सुलझाने चाहिए। लेकिन दोनों की बात नजरअंदाज करते हुए वो आदमी जिसे लॉन्ग का कहा जा रहा था आगे बढ़ा। सिगरेट का लंबा कश लेकर उसने थोड़ी ऊपर उठाई और डिमांडेड किया, अरे तू ही है जिसने मेरे भाई को मारा? शेन युआन ने उसकी तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल बेअसर और शांत स्वर में बोला, चिंता मत कर, वो लोग अभी आते हैं। और बात खत्म होते ही नीचे से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। लॉन्ग का जूनियर सबसे पहले पलटा। बड़े भाई, पुलिस आ गई। लॉन्ग के चेहरे पर पैनिक झलक पड़ा। वो आलियांग की ओर घूमते हुए बोला, टिस्क, आलियांग, तूने पहले ही पुलिस को बुला लिया, फिर मुझे क्यों बुलाया? आलियांग गड़बड़ा गया। मुझे नहीं पता, उसने कहा था कि वो भी लोगों को बुला रहा है। मैंने सोचा वो दूसरे गैंगस्टर्स को बुला रहा होगा। ये सुनकर लॉन्ग का बड़बड़ाया, तेरी तो बेवकूफ कहीं का। थोड़ी ही देर में एक पुलिस ऑफिसर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया। जैसे ही उसने लॉन्ग को देखा, सख्त आवाज में बोला, लीव एन अलॉन्ग, तू हर जगह क्यों दिख जाता है? यहां क्या कर रहा है? ये अफसर है शेन वेई, क्वानसा पुलिस स्टेशन की एन इंटेलिजेंस टीम का डेप्यूटी कैप्टन और शेन युआन का कजिन। इस पल लॉन्ग का चेहरा पिल्ले जैसा नरम पड़ गया। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कैप्टन शेन, कुछ नहीं कर रहा था, बस थोड़ा एक्साइटमेंट देखने आया था। शेन वेई ने सख्ती से कहा, एक्साइटमेंट देखने आया था? इतने लोगों को लेकर एक्साइटमेंट देखने आता है कोई? यहीं रुक जा, पहले मुझे पता लगाने दे क्या हुआ है। फिर उसने शेन युआन को एक तरफ ले जाकर धीमी आवाज में पूछा, छोटे भाई, क्या हुआ था? शेन युआन ने शुरुआत से पूरी घटना बतानी शुरू की। इधर हालात बिगड़ते देख ली वेनलॉन्ग तुरंत आलियांग पर पलटा और गुस्से में चिल्लाया, अरे ये दोनों तो एक जैसे दिखते हैं, साफ है भाई हैं, और तूने मुझे बुलाया मजे लेने के लिए? कमाल है, तू पागल है क्या? आलियांग का चेहरा सफेद पड़ गया। सॉरी ब्रदर लॉन्ग, मुझे नहीं पता था कि इस लड़के का ऐसा कनेक्शन है। मैंने तो बस देखा कि इसके पास पैसे हैं और सोचा थोड़ा ब्लैकमेल कर लूं। ली वेनलॉन्ग ने गुस्से से कहा, पहले अपनी फिक्र कर, मैं अब इस गंदे झमेले में नहीं पड़ने वाला। शेन युआन की बात सुनकर शेन वेई ने हल्के से उसके सीने पर मुक्का मारा और मजाक में कहा, बहुत बढ़िया, तो वो लड़का अब हीरो बन के किसी लड़की को बचा रहा है क्या? शेन युआन हंसते हुए बोला, इसको कहते हैं इनजस्टिस देखकर तलवार निकालना। तुम्हारे स्टेशन को तो मुझे एक कमेंडेशन फ्लैग देना चाहिए। शेन वेई ने तुरंत आवाज ऊंची की, अब गंभीर होते हुए बोला, मजाक बंद कर, बता अब इसे सुलझाना कैसे है? क्या सबको थाने ले जाकर बयान दर्ज करवाने हैं? शेन युआन मुस्कुराया और बोला, थोड़ा सिंपल कर सकते हैं क्या? अगर वो औरत बच्चे से माफी मांग ले और घर की लीकिंग पानी की पाइप ठीक करने को मान जाए तो मामला यहीं खत्म कर देते हैं। शेन वेई ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं देख लेता हूं। कैप्टन शेन फिर दोनों तरफ सुलह करवाने लगा, साथ ही ली वेनलॉन्ग और उसके ग्रुप को कड़ी चेतावनी दी। सुनते ही सबके सब जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। वो औरत जो अभी थोड़ी देर पहले डांट रही थी, अब शाओजे के पास आई, झुककर बोली, सॉरी शाओजी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया था, दिल पे मत लेना, मैं माफी मांगती हूं। उसे देखकर शाओजे डरकर अपनी बहन के पीछे छिप गया। ये देखकर शेन वेई ने हाथ हिलाया, चलो बस करो अब, तुम दोनों जल्दी जाकर मामला सुलझाओ। फिर बोला, जाके पानी का पाइप देख लो। लियांग ने तुरंत सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, हाथ उठाकर बोला, यस कैप्टन शेन। औरत भी पीछे पीछे भागी। मैं भी जा रही हूं कैप्टन शेन, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। शेन वेई बस बोला, ठीक है जाओ। जब वो दोनों चले गए, शेन वेई ने शेन युआन की तरफ देखकर धीरे से कहा, अरे बदमाश, वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? शेन युआन की नजर अब भी जुए वेई पर थी, जो अपने छोटे भाई को समझा रही थी।
सवाल सुनकर वो थोड़ा चौंका, फिर बोला, अभी नहीं भाई, पर यह बात किसी को बताना मत। इस इंसिडेंट के बाद अब कोई भी जुए वेई के फैमिली को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। बाकी पड़ोसी भी अब सू फैमिली के बारे में डिफरेंटली सोचेंगे। शेनवेई ने कुछ और नहीं कहा, बस हंसते हुए बोला, वाह, मेरा छोटा भाई तो रंगे हाथों पकड़ा गया। शेनवेई वहां से चला गया और शाओजिए भी भागते हुए घर चला गया। तभी शुए वेई उठी, शेन युएन की तरफ देखा, उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। वो झिझकते हुए बोली, वो शेन युएन, आज के लिए थैंक यू। उसी पल कई मुलाकातों के बाद सुएवे के सिर के ऊपर फाइनली फेवरेबिलिटी इंडेक्स दिखा, 61 पॉइंट्स। ये देखकर शेन युएन अंदर ही अंदर खुश हो गया। लड़की को अब वाकई उससे अच्छा इंप्रेशन हुआ था। वो बोला, तो अब थैंक यू कैसे करोगी? कुछ छोटा सा रिवॉर्ड दे दो ना। जुए वेई थोड़ी घबरा गई। हाँ, यहां कोर्टयार्ड में इतने लोग हैं। शेन युएन ने कहा, किससे डर रही हो? बस एक हग ही तो है, जैसे दोस्त अलविदा कहते हैं। थोड़ा सोचने के बाद जुए वेई को उसकी बात सही लगी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और शेन युएन को हल्के से गले लगा लिया। शेन युएन ने भी तुरंत उसे पकड़ लिया, बस अब इमोशनल और ग्रेटफुल महसूस करते हुए उस पल को चेरिश किया। जुए वेई थोड़ा चौंकी पर कुछ नहीं बोली। तभी शाओजिए मुड़ा। उसके हाथ में अंडों का एक बैग था। वो बोला, दीदी, भैया, ये अंडे मम्मी ने दिए हैं। मम्मी ने कहा, ये बिग ब्रदर के लिए हैं। शेन युएन हंसते हुए नीचे बैठ गया। बैग लेकर बोला, अगर सारे अंडे मुझे दे दिए तो तुम्हारे घर में कुछ बचेगा? शाओजिए मासूमियत से बोला, हां, बाकी सब भी लाया हूं। शेन युएन ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हल्का पिंच किया। ठीक है शाओजिए, अब से जब भी मुझे देखो भाई मत बोलना, ब्रदर इन लॉ बोलना, समझा? यह सुनकर शाओजिए ने हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा और पूछा, दीदी, ये ब्रदर इन लॉ क्या होता है? जुए वेई एकदम चौंक गई। उसके मुंह से हकलाते हुए निकला, हां, ब्रदर इन लॉ। उसी पल उसके दिमाग में एक तस्वीर चमक उठी, जैसे वो और शेन युएन शादी के मंडप में खड़े हों। शेन युएन धीरे से उसका घूंघट उठाता है और कोमल आवाज में कहता है, पत्नी, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। दृश्य आगे बढ़ता है। शेन युएन उसकी ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस के गांठ खोल रहा है और जुए वेई शर्म से लाल होकर धीरे से फुसफुसाती है, पति। इतना सोचते ही जुए वेई का चेहरा एकदम सुर्ख लाल हो गया। वो घबराकर अपने आप से बुदबुदाई, वो तो सच में। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।